हेलो बच्चों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इमीटर फॉलोअर सर्किट। इमीटर फॉलोअर सर्किट या बायस सर्किट बायसिंग, ठीक है। तो जैसा कि देखिए नाम इसका इमीटर फॉलोअर है। क्या होता है ये, कैसे, अभी हम समझ चलेंगे इसको, बहुत ही ईजिली समझेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। इससे एमसीक्यूज़ आएंगे। और ये बीएससी फोर्थ सेमेस्टर फिजिक्स का पार्ट 2 का यूनिट 1 है और उसका लास्ट टॉपिक है ये। अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके पहले हम लोगों ने, देखिए ये तभी आपको आएगा जब आपने इसके पहले पढ़ा हुआ हो वोल्टेज डिवाइडर मेथड। तो वोल्टेज डिवाइडर मेथड में आपने क्या देखा था? वोल्टेज डिवाइडर मेथड में आपने कुछ इस तरह से उसकी सर्किटरी कंप्लीट की थी। कुछ इस तरह से आपने सर्किट बनाया था। मैं अभी बना देता हूँ। देखिए ऐसा, ये वोल्टेज डिवाइडर की अगर बात करें तो ये वोल्टेज डिवाइडर मेथड में, और यहाँ एक कैपेसिटर लगाते थे, C2 नाम रखते थे, जो कि डीसी को बाहर जाने से बचाता था। और यहाँ से आप एक रेजिस्टेंस R1 लगाते थे, और जो कि वोल्टेज बेस पर जाने वाले करंट को कंट्रोल करता था। और R2 जो है हमारा, यहाँ पे लगाते थे आप। और एक कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन लिए थे। इसमें रेजिस्टेंस लिए थे RE, और ये रिलेटिवली बहुत हाई रहता है, इसलिए ताकि हमारा क्यू पॉइंट स्टेबल रह सके। और यहाँ पे आपने वोल्टेज डिवाइडर में एक कैपेसिटर CE लगाया था, जिसको कहते हैं बाईपास कैपेसिटर। क्योंकि कैपेसिटर आपको पता है कि AC को पास होने देता है, DC को ब्लॉक कर देता है। तो ये जितना भी AC होगा आउटपुट हमारा मिल जाएगा, इसलिए यहाँ पे आपने लगा था कि इधर से होकर के वो चला जाए। और यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स, बहुत हाई वोल्टेज सोर्स VCC लगाया था आपने। और यहाँ पे आपने एक C1 लगाया था कैपेसिटर, जो कि ब्लॉक करता है हमारा किसको, कोई भी DC अगर बाहर जाना चाहता है तो। और यहाँ पे आप लगाते थे इनपुट लगाते थे, इनपुट सिग्नल। इसका नाम R2 था। और ये NPN है तो बाहर की ओर, ये इमीटर है, इमीटर जंक्शन, कलेक्टर जंक्शन, बेस जंक्शन। और आपको पता है कि यहाँ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है उसको हम लोग लिखते हैं VBE, बेस और इमीटर के बीच में, बेस और इमीटर के बीच में। और यहाँ पर वाले को कहते हैं VCE, कलेक्टर और इमीटर जंक्शन पे जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ। और यहाँ पे हमारा जो है वो आउटपुट मिलता था, यहाँ से हम आउटपुट लेते थे। ये आपने पढ़ा था। और इसका नाम RC था, कलेक्टर रजिस्टर है, कलेक्टर पे जोर लगा हुआ है। तो इसमें कुछ चीज़ों को हमें रिमूव करना पड़ेगा। यहाँ से RC को रिमूव कर देंगे, यहाँ से बाईपास कैपेसिटर CE को रिमूव कर देंगे। और जो आउटपुट आप यहाँ से ले रहे हैं वो आउटपुट आप यहाँ से लेंगे, यहाँ से। तो ये हमारा हो जाएगा इमीटर फॉलोअर सर्किट। ये क्या है? पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट। तो आइए हम इसका एक फिर से डायग्राम बनाते हैं, सर्किट डायग्राम। NPN है ये। यहाँ पे एक रजिस्टर हो गया R1, और एक यहाँ पे R2। यहाँ इसको हम लोग रखते हैं निगेटिव टर्मिनल ने ग्राउंडेड कर देते हैं सर्किट कंप्लीट करने के लिए, RE। और यहाँ से आउटपुट लेते हैं, यहाँ पे C2 लगाते थे आपने देखा था। यहाँ पे आप बेस लगाते थे, बेस में एक C1 कैपेसिटर लगाते थे, जिससे कि AC हमारा फ़िल्टर हो DC हमारा फ़िल्टर हो जाए, AC केवल अंदर जाए, DC बाहर ना आने पाए। वाल्व की तरह काम करता है वो। और यहाँ हम लोग आउटपुट लेते थे ऐसा, इसको C2, इसको C1, RE। यहाँ करंट क्या होगा? IE। और यहाँ पर क्या होगा? एक हाई पोटेंशियल VCC, DC पोटेंशियल सोर्स VCC। और यहाँ पे देंगे इनपुट, और वहाँ से लेंगे आउटपुट। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है बेटा? VBE, बेस इमीटर पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप होता है? VBE। कलेक्टर पे कितना होता है? VCE। हालांकि इसका ज़रूरत नहीं है। आइए यहाँ देखिए, ये हमारा हो जाएगा इमीटर फॉलोअर सर्किट का सर्किट डायग्राम। अब इसी को हम देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे कैसे। तो हम इसमें लिखेंगे पहले
क्या कि इसमें एक क्या क्या लगा है, ये सारी बातें आपको पता है। ये मैं अभी पढ़ देता हूँ, आपको समझ में भी आ जाएगा। पहले इसका वर्किंग वगैरह देख लें, फिर उसके बाद हम इसको पढ़ लेंगे। तो ये कैसे करता है, काम करता है बेटा, ये हम पहले देख लेते हैं। हम जैसे ही स्विच को ऑन करते हैं या VCC सप्लाई करते हैं यहाँ से, तो जैसे ही एक करंट स्टार्ट हो जाता है फ्लो करना, यहाँ से करंट आवेगी R1 पे कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा IR1, और उसी का कुछ हिस्सा यहाँ से, फिर वो करंट यहाँ आकर के बेस पर से ऐसे यहाँ बेस पर मिलेगी, बेस पर से ऐसे इमीटर में होकर के इधर जाएगी, क्योंकि इमीटर पे से ज़्यादा करंट जाएगी, क्योंकि आपका ये फॉरवर्ड बायस है और उधर क्या है रिवर्स बायस, इसलिए ये ज़्यादा से ज़्यादा इधर जाएगा। जो VCC हम लगाते हैं, इस बात का ध्यान रखते हैं कि ये VCC हमारा इनपुट सर्किट को फॉरवर्ड बायस में और आउटपुट सर्किट को रिवर्स बायस में करता है। जैसा कि आप जानते हैं पिछले 3 वाले में हम लोग पढ़ चुके हैं, 4 टाइप्स के बायसिंग में। तो ये जो हमारा इमीटर फॉलोअर बायसिंग है, ये वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग का एक स्पेशल कंडीशन है। यह वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग का स्पेशल केस है, ठीक है। तो क्यों पढ़ते हैं अभी हम लोग देख लेंगे, नाम क्यों पढ़ा है इसका सब देखेंगे यहाँ। तो अब हम जैसे ही VCC लगाएंगे, यहाँ से एक करंट फ्लो करने लगेगा और यहाँ से होकर के ऐसा IERE, यहाँ से एक पोटेंशियल ड्रॉप होता इधर जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताएं, यहाँ मैंने आपको पहले ही जैसा कि पढ़ रखे हैं हम लोग इमीटर जंक्शन में, इमीटर बायसिंग वाले में ही, कलेक्टर इमीटर बायसिंग में, कि अगर ये RE जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, RE बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? RE बहुत ज़्यादा रहेगा तो हमारा Q पॉइंट स्टेबल रहेगा। और ये R2 क्यों लगा है? क्योंकि R2 इसलिए लगा है, इसको पोटेंशियल डिवाइडर में आपने देखा था कि जब RE बहुत ज़्यादा होता है तो Q पॉइंट तभी स्टेबलाइज हो सकता है जब Q पॉइंट स्टेबलाइज हो जाता है, और इस केस में बहुत ज़्यादा पावर कंजप्शन होता है क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ गया सर्किट का। तो उस समय आपने कहा था कि VCC को बहुत ज़्यादा लगाते हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा रखते हैं। VCC अगर बहुत ज़्यादा है, मतलब हाई पावर अगर डायरेक्ट आप बेस पर देंगे, तो आपको पता है कि बेस बहुत थिन होता है, पतला होता है, वो संभाल नहीं पाएगा। इसलिए क्योंकि बेस हमारा गेट की तरह काम कर रहा है, गेट पर अचानक से बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाएगी तो गेट को तोड़ देगी। इसलिए हम पास अगर और भी दूसरा चैनल या गेट है तो उसे खोलना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे पोटेंशियल बहुत हाई आ रही है, तो R1 बस उसको नहीं संभाल पाएगा, इसलिए यहाँ पे एक R2 भी इसी के साथ सीरीज में लगा दिया गया है, ताकि ये पोटेंशियल को इधर एक्स्ट्रा जो हो उसको ड्रॉप करवा सके और सेफ्टी प्रोवाइड कर सके हमारे इस ट्रांजिस्टर बायसिंग सर्किट को या इमीटर फॉलोअर सर्किट को। तो अब देखें, यहाँ पर इनपुट हम देंगे और आउटपुट हमारा कहाँ है, यहाँ से लेंगे, हर बार यहाँ से लिया करते थे, तो यहाँ से इन आउटपुट लेंगे। और आपको पता है जैसे ही करंट फ्लो करना शुरू करेगा, इमीटर में जो करंट होकर के जाएगी उसको कहेंगे IE, और ये करंट इस पर पोटेंशियल ड्रॉप करवाएगा IERE। तो आपको पता है कि यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ IERE, वो पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ का पैरेलल है किसके, V0 के। V0 क्या है, आउटपुट है, यानी आउटपुट का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा IERE। जैसा हम लोग जानते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम होता है, इतना हो जाएगा। और हमारा दूसरा इनपुट जो है, यहाँ पे जो इनपुट दिया है, ये इनपुट यहाँ पे है और ये पैरेलल होगा किसके, इस वाले के। और यहाँ पे कितना है, VBE यहाँ खर्च हुआ और यहाँ पे कितना IERE। तो इसलिए हम कहेंगे कि जो हमारा इनपुट है वो बराबर होगा यहाँ के VBE के, VBE प्लस IERE के। और आपको पता है बेटा कि जैसा VBE का है, बेस इमीटर वोल्टेज है, और आपको पता है कि बेस वोल्टेज कितना होता है, 0.7 वोल्ट होता है किसके लिए, सिलिकॉन के लिए। 0.3 वोल्ट होता है किसके लिए, जर्मेनियम के लिए। तो ये बहुत ही कम है ना, देख रहे हैं, ऑलमोस्ट 1 वोल्ट भी नहीं है, 0.7 है सिलिकॉन के लिए, जबकि 0.3 है जर्मेनियम के लिए। तो बहुत कम है, यानी VBE हमारा बहुत ही कम है, जबकि RE रजिस्टर हमारा बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप भी बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए ये वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी इसके कंपैरिजन में, इसलिए VBE को हम निगलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारी ये वैल्यू हो जाएगी V इनपुट इक्वल टू ऑलमोस्ट हो जाएगा IERE। इसको इक्वेशन 1 कहिए, इसको 2 कहिए। नाउ यू कैन लुक हियर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्लियरली दैट कि इनपुट इज इक्वल टू द आउटपुट, क्योंकि IERE है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा इनपुट बराबर है आउटपुट के। तो अगर इनपुट हमारा आउटपुट के बराबर है, तो और ये पूरा जो आउटपुट है वो पूरा का पूरा वापस हम फीड कर देते हैं इनपुट पे। तो अगर हम आउटपुट को फीड करेंगे इनपुट पे, क्यों करेंगे भी पता चल जाएगा। आउटपुट को हम पूरा का पूरा फीड कर देते हैं, मतलब वापस कनेक्ट कर देते हैं किस पे, इनपुट पे। तो अगर आउटपुट हमारा इनपुट से आउट ऑफ फेज़ हो,
मतलब इनपुट क्या है, ऐसे ऊपर जा रहा है, ऐसे नीचे आ रहा है, तो आउटपुट मान लीजिए नीचे से ऊपर जा रहा है, तो एक जा रहा है नीचे से ऊपर। एक बात और है, इस बात का ध्यान रखेंगे, इमीटर फॉलोअर सर्किट में करंट वोल्टेज हमारा जो है, देख रहे हैं, वोल्टेज गेन नहीं है हमारा, मतलब इनपुट जितना दिए थे उतना ही आउटपुट मिल रहा है। तो आप कहेंगे सर तब हम इसका क्यों यूज़ करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा। आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे सर्किट होती हैं जो स्मूथली फंक्शन करती हैं, मतलब कि उसका फ्लक्चुएसन अगर बढ़ेगा घटेगा तो वो रूइन डिस्ट्रॉय हो सकती हैं। तो इसलिए उसको स्मूथली काम करवाने के लिए, क्योंकि बहुत हाईली सेंसिटिव डिवाइसेस होती हैं, तो स्मूथली उनको काम करने के लिए हम लोग इनपुट स्मूथली काम करने के लिए हम लोग चाहते हैं कि उसका इनपुट कभी चेंज ना हो, जितना है उतना ही रहे। तो इनपुट जब अगर मान लीजिए ये इनपुट ऐसे है, ये भी बढ़ रहा है, पॉजिटिव में, ठीक है, जब निगेटिव होगा तब अचानक से एब्रप्ट चेंज आ जाएगा इस हमारे सर्किट में, तो उस चेंज को ये रोकता है आउटपुट, क्योंकि ये आउटपुट आप जब फीड करेंगे तो ये जब निगेटिव होगा तो वाला उस समय मान लीजिए पॉजिटिव है, या इसी को फॉलो करते हुए जा रहा है सर्किट में। तो ये यानी कि अगर आउटपुट अगर हमारा इनपुट को ही फॉलो करता है और उसी को हम वापस इनपुट में ही दे देते हैं, तो पहले एक बात पता है, इनपुट के बराबर आउटपुट है ना, इसलिए इसको इमीटर फॉलोअर कहते हैं। मतलब इमीटर फॉलोअर, इमीटर वाले सर्किट में जितना इनपुट है उसी को आउटपुट फॉलो कर रहे हैं, इसलिए इसको इमीटर फॉलोअर सर्किट कहते हैं। और दूसरी बात कि ये जो हमने आउटपुट दिया इनपुट पे, अगर वो फेज़ में नहीं है तो हमारा इनपुट कितना हो जाएगा, इनपुट माइनस भी आउटपुट। क्यों, क्योंकि इनपुट हमारा ऐसे जा रहा है, मान लीजिए आउटपुट हमारा नीचे से ऊपर जा रहा है, तो एक नीचे से जा रहा है एक ऊपर से आ रहा है, तो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर हमारा तब इनपुट हो जाएगा। तो इनपुट हमारा फ्लक्चुएट कर रहा है ना, तो इनपुट को हमारा स्टेबल रखना होगा, इसलिए हम बात कर रहे हैं कि हमेशा हमारा इनपुट सेम रहे। इसलिए हम आउटपुट को इस पर ला करके जोड़ देते हैं, फेड कर देते हैं पूरा का पूरा इनपुट में, ताकि अगर इनपुट में कोई भी चेंज हो तो उस चेंज को ये रोक सके। तो ये वही बात हो जाएगी, जैसे कि मान लीजिए आप 100 रुपीज़ अर्न करते हैं, कमाते हैं, उसमें से 50 रुपये आप अपने लिए खर्च कर देते हैं और 50 रुपये आप अपने लिए जुटाते हैं, रखते हैं, सेव करते हैं। तो अगर मान लीजिए 50 रुपये आपका बेसिक नीड्स है जो कि खर्च होना ही होना है, अगर आप नहीं कमाएंगे तब भी, जैसे खाने पीने की चीज़ें हैं तो वो तो खर्च होंगी। तो इसलिए ये 50 रुपये जो है आपके खर्च होंगे ही। अगर मान लीजिए विपरीत परिस्थितियाँ आई, अगर आप 100 रुपये नहीं कमा पा रहे हैं या 50 रुपये भी नहीं कमा पा रहे हैं खर्च करने के लिए, खाने पीने के लिए, तो आपने जो सेविंग किया था वो इस 50 रुपये को फीड करेगा। ये तो खर्च होना ही है, ये तो तय है, 50 रुपये भोजन तो चाहिए ही चाहिए आपको, तो उसके लिए पैसे चाहिए ही चाहिए, तो ये 50 रुपये आपको यहाँ से मिलेगा वापस। तो यही इसको कहते हैं फीड करना। तो इसे कहेंगे, अगर ये पूरा इसको फॉलो करते चल रहा है तो इसको फॉलोअर कहते हैं। वही बात यहाँ पे हम पढ़े हैं अभी भी। तो ये पूरा हो गया। और इस बात का वो आप इसमें आप एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट याद रखेंगे एमसीक्यूज़ पर्पज़ से, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा अभी एमसीक्यूज़ पेपर हो गया है। आप कहेंगे इसमें इम्पीडेंस मैचिंग बहुत हाई होती है, इम्पीडेंस मैचिंग बहुत हाई होती है। मतलब कि इस सर्किट का इनपुट रेजिस्टेंस तो बहुत हाई होता है, लेकिन आउटपुट रेजिस्टेंस बहुत लो होता है इमीटर फॉलोअर का। और ये हमारा बहुत बेसिक कंडीशन होता है किसका, इम्पीडेंस मैचिंग का। तो आगे हम लोग एक और इसमें आप याद रखेंगे कि इसका जो गेन होगा बेटा, आउटपुट कितना है V0, इनपुट कितना है VI, तो गेन कितना होगा 1, क्योंकि कट जाएगा 1 आएगा। तो याद रखिए कि इसकी जो गेन होती है वो यूनिटी होती है, यूनिट होता है, 1 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 2 मिनट में हम इसका पूरा सर्किटरी जो लिखना है इसमें कैसे आप लिख करके आएंगे पेपर में, जिससे आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकें, तो इसके लिए हम लोग देख लेंगे। आइएगा 2 लाइन पढ़ते हैं हम इसमें। इमीटर फॉलोअर इज अ स्पेशल केस ऑफ कॉमन एम्पलीफायर, कॉमन इमीटर एम्पलीफायर। इसमें कॉमन इमीटर एम्पलीफायर है, उसी जो कॉमन इमीटर एम्पलीफायर आपने जो पढ़ा था उसी का एक स्पेशल केस है कौन, इमीटर फॉलोअर। आगे कह रहे हैं इन विच दिस इज़ एन अब्सेंस ऑफ कलेक्टर रेजिस्टेंस। इसमें ध्यान रखेंगे आपके एक कलेक्टर रेजिस्टेंस नहीं होता है। देखिए यहाँ पे ये कलेक्टर रेजिस्टेंस गायब है, यहाँ पे कलेक्टर रेजिस्टेंस गायब है, जो कि वोल्टेज डिवाइडर वगैरह में या कॉमन इमीटर वाले में, वोल्टेज डिवाइडर में सब में प्रेजेंट हुआ करता था। और क्या गायब रहेगा, यहाँ बाईपास कैपेसिटर CE गायब रहेगा। तो यहाँ लिखा है कि और इमीटर बाईपास कैपेसिटर CE अब्सेंस रहेगा। अच्छा, हियर इमीटर रजिस्टर RE, यहाँ पे इमीटर रजिस्टेंस RE जो है हमारा वो लोड की तरह काम करेगा, क्योंकि हम लोग जितना भी आउटपुट लेते हैं वो लोड से लेते हैं। तो यही हम यहाँ से आउटपुट लेते हैं, तो यही आउटपुट हमेशा लोड से लेते हैं, इसलिए RE हमारा कैसा काम करेगा,
हियर इमीटर रजिस्टर RE एक्ट्स एज लोड रजिस्टर, ओके, एंड AC आउटपुट वोल्टेज V0 इज टेकन अक्रॉस इट। तो यहीं से हमारा आउटपुट लिया जाता है AC का। और अब आइए देखे थे, ये जैसा कि आप पढ़े हैं कि ओनली एक VCC सोर्स लगा हुआ होता है जो कि इनपुट को हमारे फॉरवर्ड बैच में और आउटपुट को रिवर्स बैच में करता है। R1 R2 क्या है? R1 R2 हमारा जो है यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर, इट फॉर्म्स, देखिए लिखा है ना, इट फॉर्म्स अ पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट फॉर द प्रॉपर बायसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर। तो R1 R2 ट्रांजिस्टर की प्रॉपर सेफ्टी पर्पज़ को ध्यान रखते हुए प्रॉपर बायसिंग हो सके इसलिए लगाया गया है। इमीटर रजिस्टर RE हेल्प करता है हमारा क्या करने में? कीपिंग द ऑपरेटिंग पॉइंट स्टेबल, Q पॉइंट को फिक्स करने में। ऐसा आपने पढ़ा था, मैंने बोला भी था अभी। आगे कैपेसिटर C1 C2 क्या करता है? कैपेसिटर C1 C2 हमारा ब्लॉक करता है किसी भी DC को बाहर जाने से, क्योंकि आपको पता है कि XC कैपेसिटर क्या होता है? 1/ωc। बेटा ओमेगा क्या है? फ्रीक्वेंसी है। अगर फ्रीक्वेंसी DC का क्या होता है? 0, क्योंकि वो सीधे ऐसे चलता है, ये ऐसे सीधे चलता है, तो DC का यहाँ 0 रखेंगे तो क्या आएगा? XC हमारा 0 हो जाएगा, मतलब कैपेसिटर हमारा ब्लॉक नहीं करेगा। अच्छा यहाँ 0 है ना, तो इन्फिनिटी आएगा, 1/0 मतलब इन्फिनिटी। कैपेसिटर हमारा अनंत रेजिस्टेंस देगा या ओपन सर्किट की तरह काम करने लगेगा। किसके लिए? एक DC के लिए, इसलिए हमारा DC बाहर जाने से रोकेगा। तो वही लिखा है कि C1 C2 ब्लॉक्स द DC वोल्टेज। C1 C2 हमारा जो है ब्लॉक करता है DC वोल्टेज को बाहर जाने से। आगे वर्किंग कैसे काम करता है? जैसे ही हम DC को का स्विच ऑन करते हैं, इमीटर करंट IE यहाँ पे फ्लो करना शुरू कर देती है और इसके क्रॉस में एक पोटेंशियल ड्रॉप होता है, स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू रजिस्टर RE कॉजिंग अ पोटेंशियल ड्रॉप IE RE अक्रॉस इट, ओके। दिस वोल्टेज ड्रॉप IE RE अपीयर्स एज आउटपुट V0। तो ये यही जो वोल्टेज है वही हमारा आउटपुट V0 पे अपीयर होगी, जैसा कि आपने यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे होल द आउटपुट वोल्टेज, पूरी आउटपुट वोल्टेज फीड कर दी जाती है इनपुट पर, फीडबैक टू द इनपुट, एज द फीडबैक इज नेगेटिव टू इफेक्टिव इनपुट वोल्टेजेस, इन दिस केस VI - V0। मैंने कहा था ना, अगर मान लीजिए इनपुट हमारा नेगेटिव केस में है या आउटपुट हमारा नेगेटिव में है, इनपुट पॉजिटिव में है, मतलब कोई एक अगर ये सेम फेज में नहीं है, तो इफेक्टिव इनपुट कितना हो जाएगा? VI - V0 हो जाएगा, क्योंकि ये अपोजिट मिलेंगे एक दूसरे से। द आउटपुट वोल्टेज V0 इज इन फेज, अगर ये दोनों सेम फेज में है तब तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, और जब सेम फेज में होंगे तो उसे कहेंगे इमीटर फॉलोअर सर्किट। आगे अप्लाइंग KVL अप्लाई करेंगे, तो बताइए यहाँ पर किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे तो VBE + IE RE बराबर क्या हो जाएगा? V इनपुट। तो यही है, V इनपुट बराबर VBE + IE RE। और आपको पता है कि IE RE क्या है बेटा? V0 के बराबर है। IE RE किसके बराबर है? V0 के। तो यहाँ पे V0 लिख दिया। आपको पता है VBE बहुत ही स्मॉल होता है, उसको निगलेक्ट कर सकते हैं, तो यहीं यहाँ पे लिखा हुआ कि VBE बहुत ही स्मॉल होता है, निगलेक्ट कर सकते हैं इसको। 0.7 वोल्ट होता है सिलिकॉन के लिए, 0.3 वोल्ट होता है जर्मेनियम के लिए, इसलिए इनपुट हमारा ऑलमोस्ट आउटपुट के बराबर होगा। तो कह रहे हैं 10 आउटपुट वोल्टेज जस्ट फॉलो करता है द इनपुट हेंस। तो हमारा जो आउटपुट है वो जस्ट फॉलो कर रहा है इनपुट को, जितना इनपुट था उतना ही आउटपुट मिल रहा है और सेम उसी पैटर्न पे मिल रहा है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि इमीटर फॉलोअर सर्किट, ओके। आइए इसकी विशेषता क्या है इस सर्किट की वो देख लेते हैं। वोल्टेज गेन इसका हमेशा यूनिट होता है, 1 होता है, क्योंकि आउटपुट और इनपुट ऑलमोस्ट बराबर हैं। इट हैज़ हाई इनपुट इम्पीडेंस, इसका इनपुट इम्पीडेंस बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि बहुत सारे रजिस्टर लगे हुए हैं इसमें परंतु आउटपुट हमारा कम होता है, और ये हमारा कंडीशन होता है इम्पीडेंस मैचिंग का। तो ये हमारा इम्पीडेंस मैचिंग कर देता है, जिसकी वजह से यह बहुत ही एक अच्छा, बहुत ही सूटेबल डिवाइस होता है हमारे लिए और स्मूथली प्रॉपर फंक्शन करता है। देयर इज़ रिलेटिवली हाई करेंट गेन, इसमें करेंट गेन बहुत अच्छी होती है। करेंट गेन अगर अच्छी होगी तो हमें पता है कि पावर इक्वल टू VI, आई अगर बहुत ज़्यादा है तो पावर हमारा ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, तो यानी कि इसकी वजह से हम पावर बढ़ा सकते हैं। तो ये आज का रहा टॉपिक और आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।